Hello, my beautiful audience. Welcome back to संदीप खरब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट 1। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे के सारे मैंने PYQs में से उठाए हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से करिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके और भी आसान। और दोस्तों, अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाने के लिए जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ, जिससे आपकी तैयारी होगी और भी आसान। तो चलिए करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सार्क सेक्रेटरीट लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जो स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर एक्ट पर साइन के साथ। ठीक है, और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो हील्ड हुई थी कोलंबो में इन अप्रैल 1981। जब इसको फॉर्म करने के लिए फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो इसमें 7 संस्थापक देश थे। फाउंडिंग कंट्रीज थी जो, वो थी इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और 2005 में जब 13वां शिखर सम्मेलन था, तब अफगानिस्तान को साथ में ऐड किया गया था एज अ न्यू मेंबर। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है, वो नेपाल की राजधानी यानी काठमांडू में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू फोर्स? दिस इज द डेट व्हिच वी नाउ सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? ये वह तिथि है जिसमें हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। WHO का संविधान जो था, ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो लागू हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, जिस दिन को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 194 देशों के साथ, 194 मेंबर्स कंट्रीज के साथ 150 से ज़्यादा स्थानों पर, ठीक है, ज़मीनी स्तर पर काम करा WHO ने, ताकि वो सेहत अच्छी कर सके, लोगों की तंदुरुस्ती का आनंद ले सके और सुधार होते हैं, सुधार कार्य कर सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों, 2022 में चूज किया गया था इंडिया को अकॉर्डिंग टू 2022, और अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो अध्यक्ष के रूप में भारत को ही चुना गया है। और ये 2024 से 2026 2 साल के लिए फिर से इसको चुना गया, और फ्रांस क्या है, इसका उप अध्यक्ष है, यानी फ्रांस इसका वाइस प्रेसिडेंट है। Now, question number 4. In December 2021, the Dash approved a $50 million loan to the government of India to help improve the quality of the country's school education and mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on the students' learning. दिसंबर 2021 में डैश ने भारत सरकार को देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए $500 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी। तो दोस्तों, ये 2021 का PYQ है, तो इसलिए ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया फाउंडेड? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुलदीप नैयर के द्वारा की गई थी। और जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द गिल्ड जो हुई थी वो हील्ड हुई थी दिल्ली में ऑन 18 से 19 मार्च 1978 में। जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करता है एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट इन इंडिया। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि प्रोटेक्ट करना फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड रेज एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता और मानकों को बढ़ाना, जो संपादकीय मानक है उनको बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हम्पी वॉज डिक्लेयर एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सी ईयर में किया था? वो किया था दोस्तों 1986 में। ठीक है, 1986 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिक्लेयर किया था इसको। जो हम्पी है ये 14th सेंचुरी का कैपिटल है ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कहाँ लोकेटेड है? तो बंद्रा में, सेंट्रल कर्नाटका में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? दोस्तों जापानीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। इस जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अराबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन और स्पेनिश। लेकिन जापानीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है इन मिक्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ताकि इंश्योर हो सके इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स का। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ? ओके दोस्तों, ये रिपीट हो गया, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Security Council of the UN comprises of 10 non-permanent members and their tenure is? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल होता है डैश। दोस्तों उनका जो टेन्योर होता है वो 2 years का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिन्हें P5 भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो 10 सदस्य होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, वो गैर स्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। जो स्थायी कंट्रीज़ हैं वो है फ्रांस, परमानेंट जो कंट्रीज़ हैं वो है फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड्स अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है? तो अभी मैंने आपको बताया था 5 कंट्रीज के नेम, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस है, ठीक है, परमानेंट मेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर? इजी है, आप लोग आंसर दे सकते हो क्योंकि बता चुकी हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य बतानी है जो परमानेंट हो। तो आंसर है हमारा बी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12, the number of permanent member of the UN Security Council is? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो आपको पता है स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स की पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नॉन परमानेंट मेंबर्स पूछते तो हम सी लगाते। ये PYQs में आ चुके हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहे, मतलब थोड़ा सा चेंज कर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which of these countries is not a permanent member of United Nations Security Council? दोस्तों भारत नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत परमानेंट मेंबर नहीं है। चाइना, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस है इसके परमानेंट मेंबर। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इनका बेसिक काम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। ठीक है, जो भी वो विवाद होते हैं उनको अच्छे से शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण समाधान उसका निकालना, ठीक है, बल यूज़ करते हैं उनको मना करना, कंट्रोल करना उनको, ठीक है, ये सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म एट द एंड ऑफ विच वॉर? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस युद्ध के अंत में हुई थी? जो लीग ऑफ नेशन है वो स्टैब्लिश किया गया था एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसका एम क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मेन एम था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो बहुत ही मैसिव लेवल पर मृत्यु हुई थी लोगों की, तो इसको देखकर बहुत ज़्यादा जान की हानि हुई थी, उसको देखकर ये वर्ल्ड वॉर 1 को रोका गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और ये 1946 तक अस्तित्व में रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट पब्लिश इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों जो IIP इंडेक्स है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो ये इंडेक्स है दैट शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित अवधि में जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और उद्योग समूह है उसके अंदर जितना भी ग्रोथ हो रहा है उसको दर्शाता है। तो ये कौन पब्लिश करता है? IIP इंडेक्स वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसको पब्लिश करता है। ये कंपाइल्ड और पब्लिश किया जाता है मंथली बाय SCO, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IMF? निम्नलिखित में से IMF का सही पूरा नाम क्या है? तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो इनिशियली फॉर्म्ड हुआ था 1944 में अंडर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर में ये 1944 में इसका गठन हुआ था और ये 27 दिसंबर 1945 से चालू हो गया था। इसके 189 मेंबर्स हैं और इसका जो प्राइमरी एम है वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिकल जो प्रणाली है उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करना। इसका प्राइमरी पर्पस ही यही है, इंश्योर करना द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है उसको इंश्योर करना और स्टेबल करना। अगला क्वेश्चन, एसोचैम is the 100-year-old trade association of India. What does the acronym ASSOCHAM stand for? ASSOCHAM भारत की 100 वर्ष पुरानी व्यापार संस्था है। ASSOCHAM का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है, ये स्टैंड करता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो दिल्ली में है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और इसका गोल क्या है दोस्तों? टू प्रमोट ट्रेड एंड रिड्यूस बैरियर एंड मेकिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। इसका गोल क्या है? प्रमोट करना ट्रेड को, रिड्यूस करना उसके बैरियर्स को और गुड एनवायरनमेंट को क्रिएट करना और ग्रोथ को बढ़ाना इंडस्ट्री की। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। In November 2019, the Ministry of Commerce and Industry allocated a separate harmonized system code for Khadi. Which organization developed the HS code? नवंबर 2019 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने खादी के लिए एक अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड आवंटित किया। इस कोड को किस संगठन ने विकसित किया? तो दोस्तों इसको संगठित किया था ऑप्शन ए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये 6 अंकों का पहचान कोड है और ये एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक नामाकरण है। 200 से अधिक देश इस प्रणाली का यूज कर रहे हैं। सीमा शुल्क, टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को बनाने और वस्तुओं की निगरानी के लिए इसका ये एक आधार के रूप में यूज किया जाता है, जिससे क्या हेल्प मिली? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत कम हुई। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन?
ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये संगठन द्वारा जारी किया जाता है ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो सूचकांक है ये विभिन्न बहुत सारे देशों के सामाजिक गतिशीलता की जो स्थिति है उसको मेजर करता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देता है और ये सूचकांक 82 देशों में सामाजिक जो गतिशीलता है उसको मापने के लिए बनाया गया है। और ये किस किस बेसिस पे नापा जाता है? एजुकेशन पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, सोशल जो इनइक्वालिटीज़ होती है उस पर और स्किल्स पर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया हैज साइंड अ डील विद which Gulf OPEC country that allows it fill half of an underground crude oil storage facility at Bangalore, कर्नाटका। भारत ने खाड़ी क्षेत्र के किस ओपेक देश के साथ एक समझौता किया जिसके तहत वे बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित एक भूमिगत कच्चा तेल भंडार सुविधा का आधा हिस्सा भर सकता है? तो दोस्तों आंसर था उसका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत ने भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी लेकर आती हूँ क्वेश्चंस और तब तक आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए संदीप खरब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।